वालेकुम आज अस्सलाम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जी हेलोजिन डेरिवेटिव्स। हेलोजिन्स आपको पता है, जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजिन्स कहते हैं। और जब ये अल्काइल ग्रुप या किसी और के साथ ये कंबाइन होते हैं तो ये डेरिवेटिव बनाते हैं, तो इनकी स्टडी हमने करनी है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की हमने बात करनी है जी, कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है उसको हम देखेंगे। ये वीडियो किसकी ऑन है? आयशा यूसुफ। आयशा यूसुफ, आप लोगों को कितनी बार का है? आज भी कितने लोगों की वीडियो ऑन थी स्टार्ट में कि अपनी सेटिंग कर ले जूम की, लेकिन आप लोगों के कान पे जो भी नहीं रेंगती। अब किसी की ऑन हो वीडियो, मैं फिर उसे मीटिंग से आउट कर दूंगा। हेलोजन डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस या एक एटम ने दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आकर लग जाना है। ठीक है जी, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोफाइल वो चीज होती है जो न्यूक्लियस लवर होता है। ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर आकर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, और ये लीविंग ग्रुप होता है, ये लीव कर जाता है, ये किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। आर एन यू न्यूक्लियोफाइल का बाड बन जाता है और लिविंग ग्रुप जो होता है वो आसानी से लीव कर जाता है। अब इस रिएक्शन में जो बाड होता है कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान, वो टूटता है, और जो बाड बनता है आर और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान, ये बाड बनता है। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं आप। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस रिएक्शन को स्टडी करने में हमें हेल्पफुल रह सकते हैं। लाइक पहला है हमारे पास सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज होती है? अगर आपने जीओसी पढ़ी है तो आप ये चैप्टर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई चीज आकर अटैक करती है, या वो चीज या वो सब्सटेंस जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो, या अल्काइल ग्रुप लिविंग ग्रुप के साथ अटैच हो। मिसाल के तौर पर ये आपके पास अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। विनाइलिक हो सकता है, एलाइलिक हो सकता है, फिनाइलिक हो सकता है, और बेंजाइलिक। ये सबस्ट्रेट की टाइप्स हैं जी, ये आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है जो लोन पेयर डोनेट करती है। डोनेट, लोन पेयर, और सिग्मा बाड बनाती है, मेक सिग्मा बाड। ये याद रखना है, लोन पेयर डोनेट करती है और हमेशा सिग्मा बाड बनाएगी ये। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है बेस। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो जो होती है अदर देन हाइड्रोजन पे अटैक करती है। मिसाल, हाशिर। आयशा यूसुफ, आप दूसरी बार डिस्टरबेंस काज कर रही हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगा। तो बेस क्या होती है? बेस याद रखें, वो स्पीशी होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे अटैक करती है। मिसाल दूं अगर आपको, कि लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है और आपने कोई बेस इसमें डाली हुई है,
तो ये बेस जो होगी इसके एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी। और जबकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अदर देन प्रोटॉन अटैक करता है। इसकी एग्जांपल आपके पास ग्रिग्नाट रीएजेंट भी है, उसके ऊपर आर नेगेटिव होता है, तो वो लाइक इस तरह का कंपाउंड है। अगर तो वो अटैक करे अदर देन प्रोटॉन तो वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर वो स्पेसिफिक टू प्रोटॉन हो वो बेस कहलाती है। याद रखना है, ये डिफरेंस होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल और बेस में। और ग्रिग्नाट रिएजेंट होता है, ये दोनों के तौर पर एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी। अब आपको ये तो पता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस, इसकी स्ट्रेंथ के हमने केसेस देखे थे जीओसी में, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 केस था कि एनाइन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल, ये बात हमने वहां पे भी की थी। नंबर 2 हमारे पास है जी कि ये देख लें आप लोग ना, टीचर की बात नहीं मानते। ये जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनकी वीडियो पहले ऑन होती है और यहाँ से डिस्टरबेंस पैदा होती है, और जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ मेरा ध्यान उधर चला जाता है। आपका क्या हल किया जाए? ये बिल्कुल गलत बात है कि आपको 4 से 5 दफा कह दिया गया है और आप इतने कोई जिद्दी लोग मैं देख रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगा, या तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा फिर लाइव मीटिंग के। मेरा नहीं ख्याल आप लोग लाइव मीटिंग लेने के हक में हैं। ये टीचर की आपको आपके नजदीक कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है टीचर की। ये अभी भी किसी की वीडियो ऑन है, ये देखें। ये मैं आपको कह कह के थक गया हूँ कि अपनी परमानेंटली जूम की सेटिंग करें, वहां से सेटिंग से ऑफ हो जाती है। कोई वीडियो देख लें यूट्यूब पे। तो ये कोई बात है करने वाली? आप लोग बच्चे हैं? पहले तो मुझे ये बात बताएं कि आपको इतना भी शौर नहीं है कि टीचर आपको 4 दिन से एक ही बात कर रहा है और आप वही काम बार बार रिपीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती साइज ऑफ डोनर एटम के। जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और इसमें आ जाता है फ्लोरीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और आयोडीन के ऊपर। तो याद रखें ये जो आयोडीन होता है ये एक अच्छा डोनर होता है। ये याद रखना है आपने, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा डोनर भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। इसकी रीजन मैं आपको बता दूंगा क्यों होता है। ये अच्छा डोनर भी होता है, लिविंग ग्रुप भी है, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। इसके बाद तीसरा था हमारे पास कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमने पढ़ी थी कि कार्बन हो गया, उसमें नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, तो कौन ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के। कार्बेनाइन आपको पता है नेगेटिव पार्ट होता है, तो नेगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बात याद रखनी है। ये 164 कौन है? जरा अपना नाम बताएंगे मुझे। हु इज 164? अलैक्म सर, स्नैन सर वो मैं चेंज करने लगा, मैंने फोन से लॉग इन किया तो पहले लैपटॉप से करता था। सॉरी सर, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। देखें ऐसे आउटसाइडर आते हैं वो भी बाज औकात ऐसे करते हैं कि मीटिंग चल रही होती है और दरमियान में वो कोई और ही कहानी डाल के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने नाम से ज्वाइन किया करें।
नहीं नहीं सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ जी आपको ठीक पता है, होगा, मुझे स्नैन पता है, फ्रॉम स्नैन जंग। का नाम जी। मुझे आइडिया है, मुझे सब स्टूडेंट के नाम आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी सर जी। न्यूक्लियो फाइल जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चार बातें हैं जी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल की, अगर आप स्ट्रेंथ डिटरमिन करवाना चाहते हैं तो ये चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आ जाता है थर्ड सर ये पे। फोर्थ पॉइंट की समझनी है, फोर्थ पॉइंट वाली। फोर्थ पॉइंट बेटा यही है कि लाइक मैंने आपको उस दिन भी बड़ी दफा ये मिसाल दी है, HCl जो है, H पॉजिटिव। आप बताएं मुझे जरा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा जी? किसने क्वेश्चन किया है वो बताएं जरा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? सर अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे सकते हाँ हैं। जी ठीक है। तो यहां पर देखें, अगर क्लोराइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता तो ये इसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन देता और रिएक्शन पीछे आ जाता या ना आता? यस सर। तो HCl का आपको पता है 100% डिसोसिएट होता है, मतलब पीछे HCl 0 0 बच जाता है और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 100% बन जाते हैं। समझ आ रही इस बात की? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोराइड है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो क्लोराइड फिर क्या होगा, स्टेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर। स्टेबल है तो इट मीन ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब समझ आई कि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है जी? यस सर, आ गई। इसके बाद हम बात कर रहे थे लिविंग ग्रुप की। देखिए लिविंग ग्रुप जो होता है आयोडीन की, मैंने आपसे बात की है, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। लिविंग ग्रुप और बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है। बेसिक स्ट्रेंथ एंड लिविंग ग्रुप एक दूसरे के उलट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कौन इजीली लीव कर जाएगा, और वो चीज आसानी से लीव करती है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेती है ना के देती है। समझ आ रही बात की? तो लिविंग ग्रुप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। समझ आई बात की? यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लिविंग ग्रुप के। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, आपने आंसर करना है। लाइक इसमें आपने बताना है कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, विच वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। हाँ जी, इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? सर ए। ए। क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा। क्योंकि इसकी रीजन यही है कि ये जो होगा, ये जब भी लगेगा किसी सिस्टम के साथ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। समझ आ रही बात की? ये क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। और हमेशा के लिए एक बात याद रख लें, आपने ना ये याद रखना है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो स्टेबल होगा फिर वो लीव करेगा, वरना नहीं लीव करेगा। इसकी मिसाल आपको दूं, आप ना ये काम करते रहे हैं, आपको मैंने एक बात बताई थी कि OH जो होता है एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, ऐसा है या नहीं है? अगर यस सर। मैं OH की प्रोटोनेशन करवा दूं, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है। अब अब ये जो होगा ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है? क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट देगा, वाटर। OH ज्यादा स्टेबल होता है या वाटर जी? वाटर। वाटर। सर जो वाटर होगा ना। स्टेबल बन रहा होता है या स्टेबल प्रोडक्ट देता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब समझ आई कुछ बात की? इसीलिए हम इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसके बाद इसीलिए मैंने आपको पहली चैप्टर ही जो
पढ़ाया था वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। ये दो एग्जाम्पल है। हाँ जी, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? अभी टेस्ट भी सर दिया बी। आपने। बी? क्यों? बी। बी क्यों होगा? सर इसको फ्लोरीन जो है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर हाँ रहा है। जी, ये माइनस आई तो है। उसका नेगेटिव चार्ज उन्हें। बिल्कुल सही है। और ये प्लस आई है, ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। तो समझ आ गई ये बात की, आई थिंक लिविंग ग्रुप की और बेस की, ये सारी बातें आपको पता चल गई। इसके बाद आ जाता है जी सॉल्वेंट। दो तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। पोलर का आपको पता है, अगर नॉन पोलर की बात करें, ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, ये डाइपोल मोमेंट होता है। लाइक ये ऊपर जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो ये इधर, ये दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह ये मैं आपको बता दूंगा डाइपोल क्या होता है। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अगर इसको इधर खींच रहा है, ये इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास है पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और फिर आते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन जो होता है वो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON के साथ अटैच हो, फोन के साथ अटैच हो। ठीक है, यानी आप कह सकें कि जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, उनको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसकी मिसाल वाटर है। ठीक है, ROH है, अल्कोहल वगैरह इनकी एग्जाम्पल है। अब ये जो सॉल्वेंट होते हैं, आपको पता है ना, सॉल्वेंट जो होता है वो सोल्यूट को घेर लेता है, कैटाइन को भी और एनाइन को भी, दोनों को ये सॉल्वेंट ऐसे घेर लेता है। तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये कैटाइन को भी घेर लेते हैं और एनाइन को भी। इनको बोलते सॉल्वेट। तो ये सॉल्वेट कर लेते कैटाइन को भी और एनाइन को, दोनों को सॉल्वेट कर लेते हैं। जबकि ए पोलर प्रोटिक की बात करेंगे अगर हम, या पोलर ए प्रोटिक, ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो मतलब इसमें जो प्रोटॉन होता है वो नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन, एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन। तो इसकी एग्जांपल है आपके पास, लाइक ये है डाइमिथाइल सल्फोक्साइम, सॉरी सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको DMSO भी कहते हैं। इसी तरह डाइमिथाइल फार्माइड, ये है। अब इनमें देख रहे हैं आपके कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है यहाँ पे, इसको डाइमिथाइल फार्मामाइड बोलते हैं। तो ये जो आपके पास सॉल्वेंट है, ये पोलर ए प्रोटिक है। और ये जो सॉल्वेंट होते हैं, या तो ये कैटाइन को स्टेबलाइज करते हैं या एनाइन को। और मोस्टली केसेस में ये चलें आगे मैं आपको बता दूंगा ये किसको, मजीद ना जब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों सर होता है। ये दोनों में से किसी एक को करेंगे, पॉजिटिव या ये मैं नेगेटिव को? बता दूंगा आगे आपको कि किसको करते हैं, और रिएक्शन भी बता दूंगा सब। इसके बाद हमारे पास है जी, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1।
SN1 रिएक्शन। अब याद रखें, यहाँ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी 1 आएगा आपने समझना है कि 2 स्टेप है, अगर 2 आएगा तो आपने समझना है 1 है। 1 2 ऐसे याद रख ले, 1 2, यानी 1 है तो मीन 2 स्टेप, अगर 2 है तो मीन 1 स्टेप। अब ये जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है आपका, वो आपकी जो सबस्ट्रेट होती है किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, उसके ऊपर अटैक करता है, और लीविंग ग्रुप जो होता है वो लीव कर जाता है। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप पर मबनी है। नंबर 1, पहले जो होता है RL का बांड टूटता है, RL का बांड टूटेगा, R पॉजिटिव और L नेगेटिव बनेगा। दूसरे स्टेप में आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल आपका आर के ऊपर अटैक करता है और RNU बना देता है। अब आप में से कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? याद रखें, RDS जो होता सर है वो सेकेंड। स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप। हाँ जी, स्लो स्टेप होगा सर रेटेड में। कौन सा होगा इसमें? सर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां पे बांड टूटता है ना, वो जो स्टेप होता है वो स्लो होता है। जहां बांड फॉर्म होता है वो कैसे स्लो हो गया भाई? वो तो बड़ा फास्ट होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो जहां पर बांड तोड़ना होता है ना, वो वाला स्टेप जो होता है स्लो होता है। वो वाला स्टेप क्या होता है? स्लो होता है, और सारे का सारा जो रिएक्शन होता है इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर समझते हैं ना, कि हमारा जो रेट है वो रिएक्टेंट की किस पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ऑर्डर हमेशा हम लिखते हैं जो स्लो स्टेप वाला होता है, ये वाला। अब स्लो स्टेप में क्या चीज इन्वॉल्व है? के ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया। स्लो ये वाला नीचे वाला है। स्लो स्टेप में आपका सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता, और ये इसकी पावर 1 पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, SN1 बोलते हैं, क्योंकि ये रेट जो होता है वो सिंगल पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है। नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करना है, और ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर बताएंगे, मैं अगर आपसे डायरेक्टली एग्जांपल पूछ लूँ तो। क्योंकि अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बेटा फिर आगे हम नहीं चल पाएंगे। अगर आपको जीओसी नहीं आएगी तो फिर हमारा काम नहीं होगा। जीओसी समझें, उसके लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं, अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें। टेस्ट आज 10 बजे तक, 11 बजे तक ओपन रहेगा, उसके बाद टेस्ट क्लोज हो जाएगा। तो उसको समझें और कोशिश करें। हाँ जी, इसमें कौन फास्ट देगा SN1 रिएक्शन? बता दें। मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे, सारा काम तो आपके सामने है। सर बी। बी? सर शायद बी दे दे, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा है तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है। बी विदड्रा कर रहा है जी, सर उसके साथ जो OH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वो। विदड्रा कर रहा है। यस सर। आपने लेक्चर नहीं सुने जीओसी के? जी, OCH3 विदड्रा कर रहा है या डोनेट कर रहा है? कोई बताएगा मुझे? डोनेट कर दीजिए। डोनेट कर रहा है, विदड्रा कहाँ से कर रहा है ये?
तो यहाँ पे ये प्लस एम लगा रहा है और यहाँ पे प्लस एच लग रहा है, यहाँ पे सर प्लस एच लग रहा है। तो जो प्लस एम होता है वो ज्यादा स्टेबल करता है कार्बोकेटाइन को। और आपने देखा नहीं SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता? बना है ना, पहले स्टेप में आर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनता है। तो इसका मतलब है कि जो 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये ऐसे स्टेबिलिटी होगी। तो SN1 जो होगा वो 3 डिग्री और 2 डिग्री ही प्रेफर करेंगे रिएक्शन को, 1 डिग्री नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां से आपकी ये प्रॉब्लम भी क्लियर होगी कि 1 डिग्री देंगे या नहीं देंगे। इसके बाद सर बात कर लेते हैं इसके सेकंड फीचर की, वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या रोल है यहाँ पे? सॉल्वेंट कौन सा लेना चाहिए, पोलर प्राटिक लेना चाहिए या पोलर ए प्राटिक जी? प्रोटिक लेना चाहिए। पोलर प्रोटीन पोलर प्रोटेक्ट प्राटिक। देखिए सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर प्राटिक होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। हमें ये जो कैटाइन बना है और एनाइन जो बना है, इन दोनों को स्टेबल करवाना है। तो वो स्टेबल कैसे होगा? जब सॉल्वेंट इसको भी घेर ले और जब सॉल्वेंट इसको भी घेर ले। अगर सॉल्वेंट इन दोनों को ना घेरे तो पॉसिबिलिटी होती है ये न्यूक्लियोफाइल दोबारा से इसके साथ मिले और सॉरी ये लिविंग ग्रुप है, और दोबारा से ये RL का बॉन्ड बन जाए। तो हम चाहते हैं कि पहले इन दोनों को स्टेबल करवा लें, तो बाद में हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दें। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए जी? न्यूक्लियोफाइल बताएं। वीक भी चल जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बना हुआ है पहले। अच्छा, और कोई? वीक क्यों होगा? चले मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, जो भी बात है ना उसके पीछे एक लॉजिक होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कतन नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी रीजन ये होती है कि आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, मिसाल देता हूँ आपको कि ये ऐसे था RL। अगर तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता तो सर इसने क्या करना था, इधर अटैक करना था और लिविंग ग्रुप 4 ही लीव कर जाता और न्यूक्लियोफाइल R का बाड बन जाना था और कोई कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होना था, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना था, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाना था। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वीक, ताकि स्लो रिएक्शन हो। स्लो क्यों हो सर? ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाए, कार्बोकेटाइन बने, फिर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे। अब समझ आई बात की कि लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए? तो लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ये जो सर आपके पास रिएक्शन है, लाइक ये आपके पास है, यहाँ वाटर आप एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो ये ऐसे बनता है कार्बोकेटाइन। यहाँ लिविंग ग्रुप है वो लीव कर गया है। अब ये जो है आपके पास ज्योमेट्री जो बनी है ये sp2 है, प्लेनर है, एक प्लेन में है। ठीक है, और यहाँ पर दो पोजीशन अवेलेबल है अटैक की, या तो बॉटम से अटैक हो सकता है या टॉप से अटैक हो सकता है। तो ये दो पोजीशन है अटैक की, याद रखें। तो इसके नतीजे में आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ऐसे, अगर टॉप से अटैक हो तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर बॉटम से अटैक हो तो ऐसे बन जाएगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों, लेकिन चूंकि मिक्सचर बन रहा है
तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी इनकी जो रोटेशन है। तो ये रेसिमिक मिक्सचर होगा आर और एस का। आर और एस यहाँ पे आपको मिलेंगे और 50-50% ये होंगे और ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे। अब इतना आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं ओवरऑल इसके फीचर्स की। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रिएक्शन आसान है, मुश्किल नहीं है। ओवरऑल मैं आपको 5 पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन याद रहे। टर्शरी देगा या सेकेंडरी देगा। नंबर 2, वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है। नंबर 3, गुड लिविंग ग्रुप हो। गुड लिविंग ग्रुप से मुराद वीक बेस। नंबर 4, सॉल्वेंट जो हो पोलर होना चाहिए। पोलर ए प्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। नंबर 5, लो टेम्परेचर हो। टेम्परेचर का क्या रोल है आगे बता दूंगा। 2 स्टेप रिएक्शन होना चाहिए। कितने स्टेप? 2 स्टेप रिएक्शन होना चाहिए। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें मुश्किल है। इसके बाद हम बात करते हैं सर SN2। ये सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शरी जो है, तो ये टर्शरी की तो समझ आ गई है। तो ये सेकेंडरी किस बेस पे बनता है, किस कंडीशन पे बनता है? सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा या क्या मतलब? साल बेटा सेकेंडरी आप लेते हैं रिएजेंट, आपने कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है या कोई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लिया है, तो वो आप ले रहे हैं। समझ आ रही बात की? वो आप अपनी मर्जी से लेते हैं कि आपने स्पीशी लिए सबस्ट्रेट सेकेंडरी होगा ना। या टर्शरी ली है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन प्राइमरी लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। SN2 से मुराद 1, मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये जो मुझे लेक्चर का कहते हैं, मैं आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ और आप लोग बार बार कह रहे होते हैं सर लेक्चर सेंड कर दें। मैं आपसे डेली लेक्चर शेयर करता हूँ, तो लेक्चर की परेशानी आप ना लें। वो मेरा हैक्टिक है कि मुझे आपको सेंड करना है, तो उसके लिए मैं हूं ना इधर। मैं सेंड करूंगा आपको, जब कहा है आपको कि रिकॉर्डिंग मिलेंगी तो जरूर मिलेंगी। तो बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ सॉल्वेंट आप लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। RNU का बॉन्ड बनता है और लिविंग ग्रुप जो होता है वो लीव कर जाता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है जी। इसका मैकेनिज्म भी यही है, लाइक ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये आपका कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ये जब इधर अटैक करता है ना इसके ऊपर आकर, तो पहले तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है ऐसे। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आप देखें जरा। ये जो है आपके पास 3 सिग्मा बाड बन रहे हैं, ठीक है जी। 3 सिग्मा बाड बन रहे हैं। sp2 इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर ये आपके पास कन्फिग्रेशन जो होती है इसकी चेंज हो जाती है। इसको इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन या इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन या इसको वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। और 100% इसमें इन्वर्जन होती है। ये बातें ना, इसके नेम्स हैं, ये याद रख लेने। इसके बाद ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर में देखें सर, दोनों के दोनों स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी। तो ऑर्डर कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व हो रही है पहले ही स्टेप में। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। इसके रेट की बात करें, इसके कुछ फीचर्स देख लें, तो सर इसका जो रेट होगा वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। अगर मिसाल दूं आपको कि लाइक XYZ ये लिविंग ग्रुप है, अगर तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल
फाइल जो है, या ऐसे समझ लिए ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये बल्की ग्रुप हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये टर्शरी जो होता है वो नहीं देता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हों, अगर तो CH3 लग गया यहाँ पर, CH3 लग गया तो इस न्यूक्लियोफाइल और इस CH3 में रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन के नतीजे में आपके पास रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री ये रिएक्शन देते हैं, और 3 डिग्री बहुत कम रिएक्शन देते हैं, देते ही नहीं, ऐसे समझ लें। दूसरी बात सर, रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है यहाँ पे। तीसरी बात, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप एक अच्छी बेस होनी चाहिए, यानी वीक बेस होनी चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपको कौन सा लेना चाहिए, यहाँ पे सॉल्वेंट आपको कौन सा लेना चाहिए? ए प्रोटिक, ए प्रोटीन, क्यों? वो ए प्रोटिक होगा। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम कार्बोकेटाइन नहीं ना बन रहा, उसको स्टेबलाइज नहीं करना। अच्छा, देखें, अगर आप यहाँ सॉल्वेंट ए प्रोटिक ना लें तो क्या होगा, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। और अगर आप क्या करते हैं कि प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये तो एनाइन को भी स्टेबल करेगा और कैटाइन को भी। लेकिन यहाँ पे आपने ए प्रोटिक लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि ए प्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ कैटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, वो एनाइन को स्टेबल नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आजाद रहेगा और वो अटैक कर सकेगा। अब समझ आई क्यों लेते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आजाद रहे और वो अटैक कर सके, एनाइनिक पार्ट स्टेबलाइज ना हो पाए, कैटाइनिक पार्ट ही सिर्फ रहे। तो ये रीजन होती है प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कोई खास नहीं है, इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाती है। फिर इसके ओवरऑल फैक्टर यही है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, गुड लिविंग ग्रुप हो, सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक हो, नो कार्बोकेटाइन, 1 स्टेप रिएक्शन। तो ये सारे मैंने पॉइंट भी आपको बता दिए। आप लोग दोबारा